आगे है शाकंभरी का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अग्निवंशीय माना है। जो वंशावली और ख्यात है उन्होंने क्या है कि जो शाकंभरी के चौहान हैं उनको अग्निवंशीय माना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचार से ये सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार तो ये चौहान थे, ये सूर्यवंशीय थे, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार तो ये सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे। और अचलेश्वर मंदिर में कोई लेख मिला है, उनके अकॉर्डिंग जो चौहान थे ये चंद्रवंशीय थे। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। तो कई विद्वान इन्हें क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर दशरथ शर्मा तो खुद ब्राह्मण हैं, तो वे क्या है कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो सांबर झील के प्रवर्तक हैं वो वासुदेव चौहान है। और वासुदेव क्या है? चौहानों का आदि पुरुष है। चौहानों का आदि पुरुष कौन है? वासुदेव है। इनका शासनकाल लगभग 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। तो क्या है कि प्रारंभ में तो चौहान है ना, वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु बाद में हो सकता है कि ये गुवक प्रथम है, ये चौहान वंश का शक्तिशाली शासक रहा हो, तो उसने गुर्जर प्रतिहारों से चौहानों को मुक्त करवा दिया। इसी का वंशज सामंत शांबर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। तो इसी का वंशज था, कौन था? वो सामंत, जो शांबर का शासक था, जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वाकपतिराज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। आगे ये जो वाकपतिराज है ये भी चौहानों के शक्तिशाली शासक थे, जिसने क्या है कि गुर्जर प्रतिहारों को परास्त कर दिया और अपनी शक्ति का परिचय दिया। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। ये विग्रहराज द्वितीय है, ये चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था, यानी पहले तो गुवक प्रथम थे। सबसे पहले इन्होंने क्या है कि गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। बाद में ये वाकपतिराज थे और इनके बाद विग्रहराज द्वितीय थे, ठीक है, शक्तिशाली शासक। 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है, यानी ये जो 983 ईस्वी का जो हर्षनाथ लेख है ये विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख करता है। 983 ईस्वी का जो हर्षनाथ लेख है, यानी ये जो हर्षनाथ लेख है ये किसकी विजयों का उल्लेख करता है? तो ये विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख करता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। तो ऐसे याद रखेंगे कि ये जो विग्रहराज द्वितीय थे इन्होंने मूलराज को क्या है कि मूलराज का विग्रह कर दिया। तो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। किसने? विग्रहराज द्वितीय ने उसका विग्रह कर दिया। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए, यानी विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरी घट यानी शत्रु संहारक मिलती है। एक है पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ है, उसमें जिसके रचयिता वो हैं जानक है। पृथ्वीराज विजय एक ग्रंथ है जिसमें गोविंद तृतीय की उपाधि है, वो वैरी घट या शत्रु संहारक मिलती है। वैरी घट या शत्रु संहारक किसे कहा गया है? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय को कहा गया है।
फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। फरिश्ता के अनुसार उनको यह उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। आगे है अजयराज। इनका शासनकाल रहा 1105 से 1133 ईस्वी तक। अजयराज जो 1105 ईस्वी में शासक बना, यानी अजयराज का शासनकाल रहा है 1105 से 1113 ईस्वी। तो अजयराज जो 1105 ईस्वी में शासक बना, इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 में इसने अजयमेरु या अजमेर नगर बसाया। तो 1113 ईस्वी में अजयराज ने कौन सा नगर बसाया? अजयमेरु या अजमेर, तथा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए जो अजयप्रिय द्रंब कहलाए। उन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, न कि सोने चांदी के। ठीक है, उन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जो अजयप्रिय द्रंब कहलाते हैं। अजयप्रिय द्रंब कहलाते हैं जो अजयराज ने चलाए। कुछ मुद्राओं पर अजयराज की रानी थी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। कुछ मुद्राओं पर अजयराज की जो रानी थी सोमलवती, उनका भी नाम अंकित मिलता है। अजयराज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था, यानी जो शिव की पूजा करता है वो शैव हो गया। और शैव मतावलंबी होने के साथ साथ ये क्या है कि धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को समान दृष्टि से देखा। तो ये क्या है, खुद तो शैव मतावलंबी था, पर ये किसी में कोई जैन हो गया, वैष्णव है, ये क्या है, सभी को समान दृष्टि से देखता था, किसी में भेदभाव नहीं करता था। अजयराज जिसने 1113 ईस्वी में अजयमेरु या अजमेर नगर बसाया। उनकी पति थी सोमलवती। उन्होंने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। आगे है, उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। तो अजयराज ने जैन धर्म के जो थे अनुयायी, उनको मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया आगे है अरुणोराज, जिनका शासनकाल रहा 1133 से 1155 तक। अरुणोराज का शासनकाल रहा 1133 से 1155 ईस्वी तक। अरुणोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया। तो अरुणोराज ने क्या किया? तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया। तुर्कों और मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। तो ये अरुणोराज है, ये गुजरात के शासक थे, एक कुमारपाल चालुक्य, उनसे परास्त हुआ। लेकिन इन्होंने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, लेकिन खुद ये कुमारपाल चालुक्य से परास्त हो गया, यानी हार गया। इसने अजमेर में आना सागर झील एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो अरुणोराज ने अजमेर में आना सागर झील एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अरुणोराज शैव था, किंतु उसने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। लेकिन खुद तो अरुणोराज शैव था, लेकिन उन्होंने अन्य धर्म के प्रति भी उसमें क्या है, उन्हें सद्भावना थी। उसने अजमेर में खरतगर्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया। ये देखो भाई कितना खतरनाक है। अरुणोराज ने अजमेर में खरतगर्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान किया। देवबोध और धर्मघोष उस समय के प्रकांड विद्वान थे। अरुणोराज के समय देवबोध और धर्मघोष उनके विद्वान थे, जिनको उसने सम्मानित किया था। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजय से उसे कुछ मान हानि उठानी पड़ी थी, फिर भी वह गजनवियों को परास्त कर मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया।
क्या है कि उसने तो तुर्कों और मालवा के शासकों को परास्त किया था, लेकिन वो खुद है गुजरात के शासक थे उससे हार गया था। तो कुमारपाल चालुक्य से हार गया था। इसके कारण क्या है, उसे कुछ तो मानहानि उठानी पड़ी। फिर भी क्या है, उसने गजनवियों को परास्त कर और मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। ये ध्यान रखेंगे कि अर्णोराज ने अजमेर में खरतगरच के अनुयायियों के लिए भूमि दान किया। यानी चौहान वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अजमेर में खरतगरच के अनुयायियों के लिए भूमि प्रदान की? तो वो था अर्णोराज। आगे है विग्रहराज चतुर्थ। इनका शासनकाल रहा 1158 से 1163। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल रहा 1158 से 1163। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। तो दिल्ली पर जो अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? वो था विग्रहराज चतुर्थ। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया। तो इसने गजनी का कोई शासक था, खुसरू शाह को भी परास्त किया, यानी उन्होंने गजनी के खुसरू शासक को परास्त किया। जानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। जानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी। तो कवि बांधव की उपाधि किसे दी गई है? विग्रहराज चतुर्थ को। और किसने दी? जानक ने। विग्रहराज ने हरकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमल देव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। यानी ये विग्रहराज थे, ये खुद भी रचनाकार थे और उनके विद्वान थे वो तो फिर रचनाकार होने ही थे। तो विग्रहराज का नाटक कौन सा है? हरिकेली। और सोमदेव का कौन सा है? ललित विग्रहराज। सोमदेव का है ललित विग्रहराज। और सोमदेव जी ये किसके दरबारी कवि थे? ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर, विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया? अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई और हरिकेली नाटक की पंक्तियां उस पर खुदवाई। आगे क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया। विग्रहराज चतुर्थ ने तो क्या है कि अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई और अपने नाटक की कुछ पंक्तियां उस पर खुदवा दी। उसके बाद क्या है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो उसने संस्कृत पाठशाला को तोड़वा कर 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये क्या एक मस्जिद है, ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा है, क्या है ये एक मस्जिद का नाम है, तो वो बनवा दी। और विग्रहराज ने बिशलपुर बसाकर वहाँ बिशलपुर झील बनाई। तो विग्रहराज ने बिशलपुर बसाकर वहाँ पर बिशलपुर झील बनाई। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। तो विग्रहराज चतुर्थ एक ऐसा राजा हुआ है जो सेनाध्यक्ष भी था और साहित्य का संरक्षक था, अच्छा कवि था, सूझबूझ वाला राजा था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जानक। तो वे लिखते हैं कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं रही। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं वो जानक हैं, वो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में लिखते हैं कि उनको जो कवि बांधव की उपाधि है वो उनकी योग्यता के कारण दी गई थी और अब उनकी क्या है, ये उपाधि है वो नष्ट हो गई, उनको धारण करने में, इस उपाधि को धारण करने की किसी भी योग्यता नहीं है। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता है कि वे केवल वीर ही नहीं थे, वो विद्वानों में भी उनका स्थान है, वो अग्रणी है। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरिकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। यानी अगर उनकी योग्यता देखनी हो तो हरिकेली नाटक हमें पढ़ना चाहिए या उनकी कुछ पंक्तियाँ देखनी चाहिए जिससे उनकी योग्यता हमें पता चले। किलहौरन ने भी उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और
जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। विग्रहराज का समय पादलक्ष का सवर्ण काल था। जो विद्वान हैं किलहौरन, उन्होंने भी उसकी विद्वता की क्या है, प्रशंसा की है, और वे मानते हैं कि कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था, वो ही एक ऐसा मतलब राजा था। विग्रहराज का समय पादलक्ष का सवर्ण काल था। तो पादलक्ष का सवर्ण काल किस राजा के काल में था? विग्रहराज चतुर्थ के समय। आगे है पृथ्वीराज तृतीय, जिनका शासनकाल रहा 1177 से 1192 ईस्वी। तो शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना। ये पृथ्वीराज तृतीय है, जिनका शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी के मध्य रहा। ये 11 वर्ष की आयु में शासक बने। 1182 ईस्वी में इसने यानी पृथ्वीराज तृतीय ने सतलज प्रदेश के भंडानकों को परास्त किया। तो वो है ना सतलज प्रदेश, वो ही होगा मेरे अकॉर्डिंग। वो रावी, व्यास, सतलज, चेनाब ऐसे वो 5 नदियां हैं, तो उनमें से ये सतलज नदी के आसपास का क्षेत्र सतलज प्रदेश होगा। तो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने सतलज प्रदेश के भंडानकों को परास्त किया। इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया। महोबा के चंदेल शासक को भी इन्होंने 1182 में परास्त किया, और जिसमें प्रसिद्ध वीर आह्लाउदल लड़ते हुए मारे गए। इसमें क्या है कि आह्लाउदल लड़ते हुए मारे गए। महोबा के युद्ध में महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया इन्होंने। 1182 में क्या है कि इनका महोबा के चंदेल शासक से युद्ध हुआ, तो उसमें इनके वीर थे वो अलाउद्दीन लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज ने कनौज के गहड़वाल शासक जयचंद को परास्त किया। तो पृथ्वीराज ने कनौज के जयचंद गहड़वाल को परास्त किया, और स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया। ये तो हमने सुना ही है कि पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता की कहानी, तो उसमें इन्होंने क्या है स्वयंवर से इनका अपहरण कर उनसे विवाह किया। त्राइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ। गौरी को उसने पराजित किया। तो क्या है, त्राइन के प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ, इसमें क्या है कि गौरी को पृथ्वीराज तृतीय ने परास्त किया। मगर 1192 क्या हुआ कि 1191 में तो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ, और 1192 त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो त्राइन के फर्स्ट युद्ध में तो क्या है कि पृथ्वीराज विजय ने गौरी को हरा दिया। पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को हरा दिया। लेकिन जो त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें क्या है कि पृथ्वीराज तृतीय खुद हार गया। इससे क्या है कि चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, और भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ गई, और भारत में क्या है तुर्की शासन स्थापित हो गया। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो पृथ्वीराज तृतीय है, उनके दरबार में एक तो थे जयानक और एक थे चंद्रबरदाई, जो उसकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। चंद्रबरदाई और जयानक, चंद्रबरदाई जयानक, चंद्रबरदाई जयानक, ये दोनों के दोनों पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। आगे है संयोगिता स्वयंवर कथा। कनौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। तो ये जो संयोगिता स्वयंवर कथा है, इसमें ये कहा गया कि जो इनके पिता थे जयचंद गहड़वाल,
इनके पिता थे, इन्होंने क्या है कि संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और पृथ्वीराज को छोड़कर उन्होंने सभी राजाओं को आमंत्रित किया और पृथ्वीराज की क्या है एक द्वारपाल के रूप में बाहर मूर्ति रखवा दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, तय संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन दुखी थी, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया। तो अब क्या है कि वो देख रही थी कि एक एक को देख रही थी, आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वीराज की वो जो मूर्ति है वो बाहर पाई तो उसने क्या है कि ऊपर मूर्ति के गले में माला डाल दी। इतने में क्या है कि वो पृथ्वीराज भी आ गया। फिर वो क्या है कि उसे लेकर अजमेर पहुंच गया। तो फिर ये तो होना स्वाभाविक ही था, इतिहास दोहराता है। वर्तमान में भी ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे कि क्या है कि जो उसके घर वाले थे संयोगिता के पिता वाले गहड़वाल, उसने क्या है कि चौहानों का पीछा किया और अजमेर पहुंचकर फिर क्या है कि वो चले गए दोनों अजमेर। और अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया। पर इस घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और बढ़ गई। ये तो फिर होनी ही थी बात। आगे है संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। यानी कोई तो कहता है कि ये कहानी सत्य है तो कोई कहता है कि यह झूठ है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंधन एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं कि कुछ नहीं, ऐसे खाली बात है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनके जो समान ग्रंथ हैं जैसे प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध और प्रबंध चिंतामणि, इसमें ऐसी कोई घटना का जिक्र ही नहीं है। डॉक्टर रोमिल थापर एवं डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। तो ओझा जी और रोमिल, ओझा, रोमिल और त्रिपाठी ये क्या मानते हैं कि कुछ नहीं, ऐसे ही है, ये कपोल कल्पित है। समकालीन फारसी तवारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है कि अमीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को ही कल्पित मान लिया जाए, यह उचित नहीं है। आगे डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये पूरी घटना को काल्पनिक मान लिया जाना ये तो उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। सीवी अब डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ये तो कहते हैं भी ठीक है भाई, ये प्रेम जीवन का एक अंग है, घटना घटित हो ऐसी कोई बात हुई है तो भी कोई बात नहीं। बाकी अबुल फजल भी इसका वर्णन कहते हैं, लेकिन ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा और ये रोमिल थापर और ये R.S. त्रिपाठी ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ कल्पना है। तो आगे CV वैद्य एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, अबुल फजल, CV वैद्य और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, यानी तो दो तो वह पंडित जी हो गया यहाँ की वह बात सच्ची है, रे को CV वैद्य हो गया, ठीक है। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा के समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। तो ये तो ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग कोई मानता है कि सही है, कोई मानता है गलत, तो कोई ऐसे ज़्यादा सोच विचार करने की बात तो है नहीं। अगर हुई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा चौहान शाकंभरी के चौहान वंश कंप्लीट हो गए।